तो यहाँ से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक हो जाएगा, एक हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? वो जो मशीन था वहां पे, वो जो डिवाइस था जो तुम्हारा ईसीजी करने वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान देना, यहाँ पे ग्राफ लिखा हुआ है, तो ग्राफ से ये कंफ्यूजन ना होना कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आता है उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो डिवाइस होगा, डिवाइस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये फ्लो डायग्राम ऐसे ही बनाओ, कचरा करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एक पैराग्राफ पढ़ोगे 3-4 बार बेहोशी आएगा। इससे बढ़िया चुपचाप ये फ्लो डायग्राम बनाओ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो जब इंजेक्शन लगाया जाता है आर्टरी में नहीं ठूसा जाता, उसको लगाया जाता है वेन में। आ रहा समझ में? क्लियर? तो दो टाइप के इंजेक्शन आते हैं, एक होता है इंट्रामस्कुलर और एक होता है तुम्हारा इंट्रावीनस। ठीक है, तो वो वीनस वाले को वेन में लगाया जाएगा। अब आगे देखो यहाँ से क्या, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से हमारा अगला टॉपिक होगा ईसीजी। ईसीजी को लेकर के बेसिकली तुम्हारे दो टर्म्स आते हैं। कौन कौन से टर्म्स हो जाएंगे बोलोगे तो एक हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोनों ही टर्म्स का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें ग्राफ यूज किया गया, ध्यान देना। और एक आ जाएगा तुम्हारा यहां से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर? अब नाम में इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो जैसे यहां पे तुम्हारा ग्राफ लिखा हुआ है, तो ये वो डिवाइस होता है, ये वो डिवाइस होता है जो तुम्हारा ईसीजी बताएगा, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। एक्चुअली में थोड़ा सा ईसीजी के बारे में समझ लो। ईसीजी जो है ये तुम लोग को बेसिकली वो टीवी वगैरह देखे हुए रहोगे, सास बहू के सीरियल हो, या फिर तुम, अच्छा आजकल के जनरेशन तो देखते ही नहीं है सास बहू, तो तुम लोग भाई रील वाले जमाने के हो, तो तुमको तो ईसीजी भी नहीं दिखा हुआ रहेगा। फिर भी कोई मूवीज वगैरह में, मूवीज तो देखते ही रहोगे, तो मूवीज में तुमको ईसीजी ऐसे व्हाइट कलर का एक बॉक्स रहता है, उसमें तुम्हारा ऐसे पी 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 करते हुए निकलते हुए चलता है। ठीक है, एनसीईआरटी में पी पी दिया हुआ है, उसमें से आखिरी में पी छोड़ दिया, तो पी छोड़ दिया है, जब पी पे चला आता है तो आदमी निपट लेता है उतने ही में। ठीक है, तो वो जो पी लिखा हुआ है आखिरी में, वही इंसान के निपटारा का साइन होगा। क्लियर? क्लियर? तो एक्चुअली में वो जो आखिरी में पी आता है, ये जो पी आखिरी में आता है, ये होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, क्लियर? आखिरी के पी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? कार्डियक अरेस्ट। आखिरी में पी आया मतलब कार्डियक अरेस्ट, सॉरी हार्ट जो है ये कंप्लीटली काम करना बंद कर देगा, तो आदमी खत्म। ठीक है, तो ये आखिरी के पी के लिए रिप्रेजेंटेशन। हालांकि इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे में, जब इसके डिजीज देखने वाले होंगे। तो यहां से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक हो जाएगा, एक हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? वो जो मशीन था वहां पे, वो जो डिवाइस था जो तुम्हारा ईसीजी करने वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान देना, यहाँ पे ग्राफ लिखा हुआ है, तो ग्राफ से ये कंफ्यूजन ना होना कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आता है उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो डिवाइस होगा, डिवाइस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। डिवाइस को हम लोग बोल रहे हैं, सिर्फ इतना ही लिखो, डिवाइस को हम लोग बोल रहे हैं ईसीजी, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे यहां से क्या बोल रहे हैं यहां से? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर? और डिवाइस को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर? क्लियर? अब समझो, जब भी वहां पे तुमको, सॉरी, जब भी ईसीजी करवाया जाता है, तो ईसीजी करवाने के टाइम पे बॉडी में इलेक्ट्रोड्स, मतलब इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं उसके लिए। क्लियर? तो ये जो तुम्हारा ईसीजी होता है, ईसीजी को बेसिकली हम लोग दो टाइप से निकालते हैं। ईसीजी का जो प्रोसेस होगा, ये हम लोग को दो टाइप से निकालना होता है। दो टाइप से ईसीजी होता है, एक होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड ईसीजी, ठीक है, एक हो जाएगा स्टैंडर्ड ईसीजी। क्लियर? एक हो जाएगा स्टैंडर्ड ईसीजी, और एक तुम लोग को लेना है यहां से क्या, डिटेल्ड ईसीजी लिख लो, डिटेल ही लिख लो। क्लियर? स्टैंडर्ड ईसीजी करवाने के लिए हम लोग बेसिकली 3 ही इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रोड्स यूज। तीन इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाएंगे। एक जो इलेक्ट्रोड होगा यहां से, दो इलेक्ट्रोड्स को हम लोग दोनों रिस्ट पे, हाथ के दोनों रिस्ट पे उसको लगाया जाता है, और एक इलेक्ट्रोड जो रहता है इसको लेफ्ट लेग के एंकल में लगाया जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट एंकल में लगाया जाएगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रोड जो रहेंगे वो तुम्हारे बोथ रिस्ट। क्लियर? बोथ रिस्ट।
और एक जो इलेक्ट्रोड रहेगा इसको हम लोग लगाएंगे लेफ्ट एंकल में। क्लियर, लेफ्ट एंकल में लगाया जाएगा। आ गया होगा ये समझ में? क्लियर है? क्लियर। तो इस हिसाब से क्लियर, तो इस हिसाब से डिटेल्ड ईसीजी जो रहेगा इसमें हम लोग इसमें जो रहता है ये मोर देन 3 इलेक्ट्रोड्स कैन बी यूज्ड, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, और 3 इलेक्ट्रोड्स तो यहीं पे लगाएंगे, दोनों रिस्ट पे और एक तुम्हारा लेफ्ट एंकल पे, और बाकी जो इलेक्ट्रोड्स रहने वाले होंगे वो रिस्ट पे सॉरी चेस्ट पे लगाए जाते हैं। तो देखे हुए रहोगे वो मूवीज वगैरह में, यहाँ पे भी ऐसे वायर लगे हुए रहते हैं, ठीक है, और हाथ में तो 2 लगेंगे, एंकल पे जो लगेगा वो भी लगेगा ही साथ में, यहाँ पे भी लगे हुए रहते हैं। तो वो जो है वो तुम्हारे डिटेल्ड असेसमेंट के लिए होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ईसीजी जो रहेगा वो तुम्हारा सिर्फ हार्ट का रिपोर्ट देगा, क्लियर, जिसमें कि तुम्हारे और बाकी भी अदर रिपोर्ट्स भी निकालना, अगर डिटेल्ड असेसमेंट करना है उसको, तो डिटेल्ड ईसीजी के लिए मोर देन 3 इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो मोर देन 3 इलेक्ट्रोड्स कैन बी यूज्ड। can be used for detailed assessment। क्लियर। और कहां पे उसको कहां पे लगाया जाएगा? ऑन चेस्ट, ऑन द चेस्ट रीजन। क्लियर, चेस्ट रीजन में जो एक्स्ट्रा और तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स होने वाले रहेंगे वो यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। क्लियर, जल्दी बनाओ ये फ्लो डायग्राम, फिर हम लोग देखेंगे कि ये ईसीजी जो रहता है ये इसका ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ में हर एक पार्ट का मीनिंग क्या होगा, किस वेव को क्या बोलते हैं, कौन सा वेव किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए होने वाला। बहुत ज्यादा है नहीं, छोटा सा ये, जल्दी लिखो इसको फिर उसको निपटाएंगे तुरंत, जल्दी लिखो जल्दी। डन, गुड। नेक्स्ट, अब देखो ये जो ईसीजी होता है ये बेसिकली तुम्हारा दिखेगा कैसे, तो इस टाइप से तुमको वहां पे देखने के लिए मिलता है। ठीक, इस टाइप से तुमको ईसीजी देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। अब इसके ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होंगे, तो इसमें से किसको किसको क्या क्या नाम वो ये पी क्यू आर एस से चिपकाना है। ये हो जाएगा तुम्हारा पी वेव, क्लियर। ये हो जाएगा क्यू वेव, ये सिर्फ इतना क्यू वेव, ये हो जाएगा आर वेव, और ये हो जाएगा एस वेव, क्लियर। और ये तीनों को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्लियर। कंबाइनली तीनों को बोला जाएगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और यहां से आ जाएगा टी वेव, क्लियर, टी वेव। बस इसका डिटेल यहीं पे कर लेते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले में ये हो जाएगा तुम्हारा पी वेव, इसको इधर लिख रहे हैं, देखना। पी वेव किस चीज को रिप्रेजेंट किया, पहले तो तीनों की चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख लो। ये तो हो गया पी वेव, इसको पूरा डिटेल में हम लोग बोल रहे हैं यहां से, ध्यान देना। क्यू वेव अगर बोलेंगे तो सिर्फ क्यू वेव इतना ही आएगा, दिखा नीचे थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया हुआ, तो क्यू वेव सिर्फ इतना ही है। और ये पूरे को अगर लोगे तो इसको बोलेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बोलना है इसको? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी ले लेते हैं, ये हो जाएगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्लियर। और वो तो टी वेव का टी वेव है ही है। अब ध्यान दो, तीनों पहले किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे वो ठोक लो। तो पी वेव जो रहता है बेसिकली है तुम्हारा, हाँ एक चीज और कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा सा। अब यहां पे मैं तुमको इसका जो डिटेल लिखवाने वाला हूं, यहां पे डीपोलराइजेशन, सिस्टोल, डायस्टोल और रिपोलराइजेशन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस को समझना, समझो। पहले उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे डीपोलराइजेशन जो रहता है ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, ठीक है। ऐसे नोड से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा डीपोलराइज करने के लिए, वो तुम्हारा एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के वजह से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ईसीजी जो है तुम्हारा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर उसके रिलैक्सेशन को ये मेजर नहीं करने वाला, या उसको ये देखने वाला नहीं होगा। ये किस चीज को देखेगा? ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स वहां पे अंदर में चल रहे हैं उनको ये देखने वाला होगा, क्लियर। उनको ये रीडिंग लेने वाला होगा। तो गलती से भी ये मत समझ लेना कि ये जो पी वेव है तुम्हारे सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है तुम्हारा डायस्टोल या फिर जो भी है, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वेव जो है
ये तुम्हारे पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन को ही रिप्रेजेंट कर, सॉरी डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को ही रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। और उस बेसिस पे हमको बताना है कि डिपोलराइज होता है तो क्या होता है, कौन सा चीज लीड होगा उसमें, या कौन सा एक्टिविटी लीड होने वाला होगा, और रिपोलराइजेशन होता है तो उसमें कौन सा एक्टिविटी लीड होने वाला होगा, ये हमको बताना है। ये तुमको सिस्टोल या फिर डायस्टोल के बारे में नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताएगा, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बारे में। आ गया ये समझ में। उसके वजह से तुम्हारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर मसल्स जो रहेंगे वो रिलैक्स होंगे, और उस प्रोसेस को हम लोग सिस्टोल या फिर डायस्टोल बोलते हैं। क्लियर। तो सिस्टोल या डायस्टोल हम लोग अपने से बताएंगे। और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलने से, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। लिखते चलो। तो पी वेव जो है, पी वेव तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है बोलने से, ये तुम्हारा बताएगा एट्रियल क्या डिपोलराइजेशन। एट्रियल रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्लियर। एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, बोलने का मतलब ये क्या लीड करने वाला होगा, लीड्स एट्रियल सिस्टोल। ग्राफ क्या बताया, एट्रियल डिपोलराइजेशन। हम लोगों ने कंक्लूड किया कि जब एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है तब के केस में एट्रिया जो रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे कि ये जो एट्रियल डिपोलराइजेशन है ये क्या चीज लीड करने वाला होगा आगे, एट्रियल सिस्टोल को। क्लियर, क्लियर, ठीक है। आगे ये कंफ्यूजन होता है, ये जो बेसिकली यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं, वो रिप्रेजेंट करेगा तो सिर्फ डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। तो ये पहले नंबर का हो गया। यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये रिप्रेजेंट्स, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ठीक है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से होता क्या है, ध्यान देना, यहीं पे ध्यान देना। बुक में भी बताया हुआ है कि क्यू वेव जो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं, क्यू वेव जो यहां से आया, ठीक है, क्यू वेव जहां पे खत्म हुआ, क्यू वेव यहां पे खत्म हो गया, तो क्यू वेव जैसे ही खत्म होता है यहां से फिर तुम्हारा स्टार्ट होता है सिस्टोल का प्रोसेस। ठीक है। क्यू वेव जैसे ही आ जाएगा, क्यू वेव के बाद सिस्टोल प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है। तो यहां पे लिखना आफ्टर क्यू वेव ventricular systole begins। क्लियर। आफ्टर क्यू वेव के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन, मतलब यहां पे तुम्हारा ये डिपोलराइजेशन हो रहा है, रिप्रेजेंट ये कर रहा है डिपोलराइजेशन को, हो रहा होगा वहां पे सिस्टोल का प्रोसेस। तो यहाँ पे ये जो सिस्टोल का प्रोसेस होता है ये तुम्हारा कंटिन्यूअसली चलते जाएगा, कहां तक बोलोगे, तो ये टी वेव के आते तक, टी वेव के आते तक। टी वेव आ गया मतलब ये तुम्हारा होता है एंड ऑफ सिस्टोलिक प्रोसेस, मतलब एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे ध्यान देना, रिप्रेजेंट, टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, टी वेव रिप्रेजेंट करने वाला होता है एंड ऑफ सिस्टोलिक प्रोसेस। क्लियर। एक तरीके से इसको ऐसे लिखो, रिप्रेजेंट रिटर्न्स ऑफ कार्डियक मसल या वेंट्रिकल, रिटर्न्स ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू रिलैक्स स्टेट, वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू रिलैक्स्ड स्टेट। क्लियर। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन बोलते हैं। तो बोलने का मतलब यहाँ पे रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी रिपोलराइजेशन हो रहा है, एंड ऑफ रिपोलराइजेशन। ठीक है। तो रिपोलराइजेशन यहां से ये इसका जो ये टी वेव स्टार्ट हुआ है, अब रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा और वेंट्रिकल्स जो रहेंगे तुम्हारे रिलैक्स होने वाले होंगे। क्लियर। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, लीड्स रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्लियर। ये हो गया इतना। कौन कौन,
अब इतना सीधा दिमाग में बिठाओ, पहले नंबर पे एट्रियल डिपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। क्लियर, बस 3 चीजें दिमाग में बिठाना है। अब डिपोलराइजेशन की वजह से तुम्हारा होता है सिस्टोल, रिपोलराइजेशन की वजह से होता है तुम्हारा डायस्टोल। क्लियर है, क्लियर है, बस इतना ही चिपकाना था यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट चीज समझो ध्यान से, ये जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ, तब के केस में तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट हो गया। और ध्यान दो, कल के क्लास में हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ था कि वेंट्रिकल सिस्टोल जैसे ही खत्म होता है तो तुम्हारे लब डब का प्रोसेस भी खत्म हो चुका रहता है। मतलब यहां तक आते तक एक बार लब डब तुम्हारा हार्ट कर चुका है, तब के केस में एक बीट कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर एक ग्राफ हम लोग लिए, इसमें अगर तुम्हारा एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया वो तुम्हारा बताएगा एक हार्ट बीट को, 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा तो वो बताएगा तुम्हारा 2 हार्ट बीट को। बोलने का मतलब यहां पे ये है कि नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा नंबर ऑफ हार्ट बीट। क्लियर, तो यहां पे एक नोट करके लिख लेना, नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हार्ट बीट। क्लियर, समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिस्टोल जब हो रहा है, सिस्टोल हो गया कंप्लीट, यहां से यहां आने में सिस्टोल हो जाएगा खत्म। जब सिस्टोल कंप्लीट हो जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब बन गया, इसका मतलब एक बार तुम्हारा हार्ट जो है वो लब डब कर चुका है, तब के केस में एक बीट हार्ट का कंप्लीट हो चुका होगा। जितने बार तुम्हारे ग्राफ में ये तुम्हारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेगा, उतने बार तुम्हारा हार्ट जो है ये बीट किया हुआ रहेगा। ये बस तुम्हारे बुक में इतना ही दिया हुआ है। अब इसके बाद बुक में थोड़ा सा और डिटेल लिखा हुआ है, तो उसको पहले समझ लो। डिटेल बोलने का मतलब आगे और क्या पॉसिबल हो सकता है वही दिया हुआ है, फैक्ट नहीं दिए हुए, ध्यान देना। अब अगर ये वेव तुम्हारा बना हुआ है तो हो सकता है कि ये तुम्हारा और ज्यादा ऊपर चला जाए, हो सकता है ये नीचे चला है, हो सकता है ये वेव जो है ये फ्लैट बन जाए। तो अब इनमें तुम्हारा किसी भी टाइप का अगर मॉडिफिकेशन होता है तो वो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सिग्निफाई करने वाला होगा। तो अगर हमारे बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम्स रहेगा तो उनके असेसमेंट के लिए ये जो ग्राफ रहेंगे तुम्हारे अलग अलग टाइप से अपीयर होने वाले होंगे। तो भाई वो तुम्हारे फिर मेडिकल टर्म हो जाते हैं, उतना डिटेल हम लोग को जाना नहीं है। बस बुक में तुम्हारा ये लिख दिया हुआ है कि इन ग्राफ्स में अगर कोई सा भी चेंज आता है तो वो हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। क्लियर, क्लियर, बाकी ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड ईसीजी ऐसे होने वाला होगा। आ गया होगा ये समझ में, यही तुम्हारा बचता है पिप पिप करते हुए। क्लियर, आखिरी में जो पी आएगा उसमें खत्म। ठीक है, चलो तो बस इतना ही लिखना है, फटाफट लिख डालो इतने को, इतने में हो गया ईसीजी कंप्लीट। जल्दी करो जल्दी, फिर हम लोग चलेंगे आगे। पहले ब्लड वेसल निपटा लेते हैं, इसके बाद में एक्चुअली में तुम्हारा दिया हुआ है वो क्या बोलते हैं उसको, डबल सर्कुलेशन दिया हुआ है, लेकिन डबल सर्कुलेशन में इंक्लूड कर दिया है ब्लड वेसल्स को भी। और ब्लड वेसल के बारे में जो पहले के बुक थे उसमें डिटेल ज्यादा थे, इस बार में तुम्हारा रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग को देखना नहीं। और जितना भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा उतना तुमको पहले से ही पता है, क्लास 10th में एक तो रगड़े रहोगे उसको, क्लियर, 11th आने के बाद में 2-4 बार उसको भी देख चुके ही रहोगे। ठीक है, मतलब पिछले के चैप्टर्स में यूज हो ही जाते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक, और अभी बाकी बच्चे कुछ डिटेल यहाँ पे करवा देंगे। फिर डबल सर्कुलेशन भी जो तो है ये तुम्हारा अभी पिछले साल में पढ़े हुए थे, तो वो भी थोड़ा मोड़ा याद रहेगा, बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है डबल सर्कुलेशन में। एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे तुमको देखने के लिए अगर मिलेगा तो वो स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी और वेन, ठीक है, उनके जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं बस वही तुमको एक्स्ट्रा एलिमेंट दिखेगा, बाकी सारा कुछ वही होने वाला होगा जो प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हो। हो गया क्या, हो गया ये इतना? अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली हम लोग के बॉडी में 3 ही होने वाले रहेंगे, एक हो जाएगा आर्टरी, एक हो जाएगा वेन, एक हो जाएगा कैपिलरी। कैपिलरी को भी छोड़ो, पहले आर्टरी वेन निपटा लो। कैपिलरी एक लाइन का है, एक लाइन का, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा हुआ था। कैपिलरी को पता ही है, कैपिलरी बहुत ज्यादा कुछ क्या बोलना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ एक ही टिश्यूज में प्रेजेंट होने वाला रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियम। देखे है ना भाई, एंडोथीलियम उसका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, जिसको कि बोला जाता है एंडोथीलियम। ठीक है, एंडोथीलियम एक सिंगल लेयर क्या बोलना चाहिए टिश्यू का ही वो बना हुआ तुम्हारा वेसल्स होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन में काम आने वाला, सिर्फ डिफ्यूजन का काम करने वाला होता है, बस उतना ही है उसके लिए। इसके बाद आर्टरीज और वेन्स, यही लिखना है हम लोग, आर्टरी और वेन। क्या बोलते हैं, डिफरेंस निकालने के टाइप का इसको लिख लेते हैं जल्दी से।
तो हो जाएगा कंप्लीट। तो पहले ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, आर्टरी में O2 ब्लड फ्लो होता है और ये तुम्हारा अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट या फिर हार्ट टू बॉडी, जो लिखना चाहो। क्लियर। वेन्स में क्या हो जाएगा यहां पे तुम्हारा, हाँ एक चीज और, एक्सेप्ट O2 ब्लड, एक्सेप्ट किसमें नहीं होता, पल्मोनरी आर्टरी में। तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पल्मोनरी आर्टरी, PA मतलब पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स के लिए DO2, CO2 या फिर DO2 लिखो, जो लिखना है, ठीक है। DO2 ब्लड यहां से फ्लो होने वाला होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, पल्मोनरी वेन। क्लियर, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और वहां पे ये तुम्हारा ब्लड जो रहेगा ये टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट या फिर ये हो जाएगा बॉडी टू हार्ट। ठीक है, बॉडी टू हार्ट। नेक्स्ट सेकंड नंबर जैसे यहां पे लिखेंगे, ब्लड प्रेशर, ऐसे लिखो, लोकेशन पहले लिख लो। लोकेशन, जो आर्टरी रहता है ये अंदर में मिलता है और वेन जो रहता है तुम्हारा बाहर में रहता है। क्लियर। तो बाहर वाले मतलब थोड़े से आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल, तो वो हो जाएगा सुपरफिशियल सीटेड, मतलब सुपरफिशियल पोजीशन में रहने वाला होगा। और ये जो है तुम्हारा डीप, डीपली सीटेड, डीपली सीटेड बोलने का मतलब अंदर में रहने वाला होगा। क्लियर। तो जब इंजेक्शन लगाया जाता है आर्टरी में नहीं ठूसा जाता, उसको लगाया जाता है वेन में। आ रहा समझ में। क्लियर। तो दो टाइप के इंजेक्शन आते हैं, एक होता है इंट्रामस्क्यूलर और एक होता है तुम्हारा इंट्राविनस। ठीक है, तो वो विनस वाले को वेन में लगाया जाएगा। अब आगे देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये लोकेशन ये कहां पे प्रेजेंट होता है, डीपली सीटेड लिखो। क्लियर, डीपली सीटेड। और ये हो जाएगा तुम्हारा सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब सरफेस के साइड में। ठीक है, तो नियर, नियर सरफेस लिख लो बस। ठीक, लोकेशन हो गया। अब इसमें से और हमारा क्या क्या आ जाएगा, एक तो तुम्हारा क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड बीपी, ब्लड प्रेशर क्या होता है इसमें, हाई बीपी होगा। क्लियर, इसमें जो ब्लड प्रेशर रहेगा ये तुम्हारा लो होने वाला है। पता है ना, इसमें से देख लो, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सारे के एलिमेंट्स तुमको पता है, टेंथ में तो एक बार डिटेल में देखे हुए हो, और पिछले वाले चैप्टर्स में भी थोड़ा मोड़ा करके इसको यूज किया ही जाता है। क्लियर। तो जिसको ना समझ में आए कोई सा पॉइंट वो बता देना, उसको मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे देखो यहां से ब्लड प्रेशर हो गया। फोर्थ नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइज ऑफ ल्यूमेन। ल्यूमेन साइज, ल्यूमेन तो पता ही होगा, जो अंदर का जो रास्ता रहता है आने जाने के लिए उसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर उसको पहले लिखना था हालांकि, तो समझो हाई ब्लड प्रेशर जा रहा है बोलने का मतलब ल्यूमेन का साइज जो रहेगा तुम्हारा नैरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नैरो साइज और उसमें वाइड। क्लियर। और इसमें जो तुम्हारा ल्यूमेन साइज होगा ये कैसे हो जाएगा, वाइड। आगे ये समझ में। क्लियर। वॉल्स, फिफ्थ नंबर पे इस पे लिखो वॉल। जाहिर सी बात है अगर ल्यूमेन नैरो है तो वॉल्स इसके कैसे होंगे, थिक, तो थिक वॉल। थिक वॉल्स। क्लियर। और इसमें क्या हो जाएगा, थिन वॉल्स। क्लियर, क्लियर। चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो, फिर थोड़ा सा मैं इसको छोटा बनाऊंगा और यहाँ पे दोनों का एक एक इमेज देख लेंगे। इमेज मतलब कि डायग्राम देख लेंगे और डायग्राम में फिर रिप्रेजेंट करेंगे भाई उनके जो लेयर्स रहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 नाम याद करना है और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, 3 नाम और बेसिकली 3 लेयर होते हैं, तो 3 नाम याद करेंगे और तीनों कौन कौन से टिश्यूज के बने हुए रहते हैं बस वो देखना है, फिर ये भी हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और छूट रहा है, वेल्व्स। 6 नंबर लिख लेना, वेल्व। वेल्व इसमें एब्सेंट होंगे क्योंकि ये तुमको हाई प्रेशर से ब्लड को फ्लो करवाना है, और इसमें वेल्व प्रेजेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, तो जिसकी वजह से ब्लड के
बैक फ्लो का चांस ज्यादा रहता है, तो इसी वजह से वेन्स में तुमको क्या देखते हैं, वेल्व्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, वेल्व एब्सेंट। क्लियर, और इसमें क्या हो जाएगा, वेल्व्स प्रेजेंट। ठीक, ठीक, चलो इतने को जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, फिर इन दोनों का ही इमेज मैं यहीं पे बना दूंगा। ठीक है, जल्दी 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 स्पीड में थोड़ा सा लिखो, तो क्या है, जितना जल्दी लिख पाओगे उतना जल्दी हमारा खत्म हो पाएगा उसमें। अच्छा, डन, गुड। अब देखो यहां पे जो तुम्हारे आर्टरीज और वेन्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो करना है नहीं। अच्छा, काम करते हैं, रुको रुको, क्या है, स्पेस फिर कंजस्टेड हो जाता है। मैं ये सब को साइड कर दूं, वेट, जस्ट 1 मिनट वेट करना, एक। ठीक है, अब देखो यहां से, जैसे हम लोगों को यहां से बनाना है ब्लड वेसल्स, तो ध्यान देना, एक हम लोग ले लिया यहां से आर्टरी, और ये हम लोगों ने ले लिया वेन। ठीक है, आर्टरी और वेन ये हो जाएंगे, आर्टरी और वेन इनसाइड में आएगा ल्यूमेन, ये जो दोनों इनसाइड में रीजन दिख रहा है ये हो जाएगा ल्यूमेन, और ये जो पहला लेयर आया हुआ है ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट लेयर ऑफ आर्टरी, और ये हो जाएगा वेन के लिए, ये ऊपर में आर्टरी। क्लियर, ये आर्टरी और ये हो जाएगा वेन। जो मसल्स होते हैं वो तुम्हारे सेम होने वाले रहेंगे, बस उनका थिकनेस जो रहता है यही कम ज्यादा होता है। तो जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट लेयर आ गया, लेबलिंग भी साथ में चिपकाते हुए चलना। ये हो जाएगा फर्स्ट लेयर, मतलब इनर लेयर, इनर लेयर लिखो, इनर लेयर। ठीक है, इनर लेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना, इसको क्या बोला जाता है, ट्यूनिका इंटरना या फिर इंटीमा बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखना ट्यूनिका इंटरना, या फिर इसी को बोलते हैं इंटीमा। क्लियर, इसको बोलते हैं इंटीमा। अब ये बना किसका हुआ है बोलने से बहुत ज्यादा बुद्धि लगाना नहीं है, ये सीधा सीधा तुम्हारा एंडोथीलियम का बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथीलियम टिश्यू, मतलब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, एंडोथीलियम टिश्यू। आ गया होगा ये समझ में। अब बनाएंगे इसका सेकंड लेयर, ध्यान देना, इसका सेकंड लेयर जो रहता है तुम्हारा मोटा होगा, और इसका जो सेकंड लेयर रहता है तुम्हारा थोड़ा सा पतला होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, चलो अब सेकंड लेयर यहां पे लेबलिंग कर लो। यहां से हो जाएगा ये मिडिल लेयर। क्लियर, मिडिल लेयर, इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, इसको क्या बोला जाएगा, ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया, ये भी तुम्हारा वही एपिथेलियल टिश्यू रहेगा, साथ ही साथ में तुम्हारा यहाँ पे इलास्टिन फाइबर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथीलियम प्लस इलास्टिन फाइबर। क्लियर, एंडोथीलियम प्लस इलास्टिन फाइबर का ये बनते, सॉरी तुमको देखने के लिए
मिल जाएगा। कुछ डिजाइन विजाइन बना लेना भाई, ताकि पता चले कि ये तुम्हारा सेकंड लेयर है या सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड लेयर जो इसमें से आने वाला होगा, थर्ड लेयर देख लो। वेट, ठीक। अच्छा, लेबलिंग, लेबलिंग देख लेना भाई, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा हूं, तो लेबलिंग देख लेना। क्या एरो तुमको ना दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा तो फिर समस्या हो जाएगा। अब यहां से ये जो है, ये ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, ये थर्ड लेयर हो गया, ये हो जाएगा थर्ड लेयर, आउटर लेयर। इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्लियर। और ये तुम्हारा कौन सा टिश्यू है बोलने से, यहाँ पे तुमको वही जो हम लोगों ने देखा हुआ था, बेसिकली यहाँ पे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। क्लियर। बस ये होगा तुम्हारे, एक हो जाएगा आर्टरी, एक हो जाएगा वेन। इतना ही डिटेल देखना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चुपचाप यहाँ पे जितना लिखा गया उतने को चिपका लो कॉपी में, हो गया काम। बस दिमाग में बिठा लेना, 3 लेयर से। इनर लेयर को बोल रहे हैं ट्यूनिका इंटरना, मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया, और आउटर लेयर को बोल रहे हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, इंटरनल लेयर जो है, मतलब इनर लेयर जो है, ये तुम्हारा किसका, कौन से टिश्यू का है, ये एपिथेलियल टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होगा। सेकंड लेयर जो रहेगा, मतलब मिडिल लेयर जो रहेगा, एपिथेलियल के साथ साथ में वहां पे तुमको और क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्या था भाई, इलास्टिन फाइबर। और जो आउटर लेयर है ये तुम्हारा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बोलने से, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। ठीक है, ठीक है। चलो, बस इतना ही डिटेल था तुम्हारे ब्लड वेसल्स। अच्छा, एक आर्टरी बचा, यहीं पे लिख लो। सॉरी, आर्टरी नहीं, ये पहले नंबर पे आर्टरी, सेकंड नंबर पे वेन, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा कैपिलरी। कैपिलरी। ठीक है, तो कैपिलरी बेसिकली होगा क्या, वही चीज जो हम लोगों ने लिखा हुआ था, एंडोथेलियम टिश्यू इसमें से बनने वाला रहता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे मेड अप ऑफ एंडोथेलियम टिश्यू, सीधा लिखो एंडोथेलियम टिश्यू। एंडोथेलियम टिश्यू यूज टू, ये टिश्यू सिर्फ क्या करने वाला हो, डिफ्यूजन, यूज टू, मेनली यूज, ऐसे लिखो, मेनली यूज्ड टू डिफ्यूजन। ठीक है, या फिर परफॉर्म डिफ्यूजन, जो लिखना चाहो। सिर्फ और सिर्फ ये डिफ्यूजन में यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या, मेनली ये डिफ्यूजन में यूज होता है। इसी वजह से सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू का तुमको दिख जाएगा कैपिलरी। क्लियर, बस इतना ही है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी थोड़ा मोड़ा देखा हुआ था, तो और ज्यादा डिटेल इसमें से लिखना है नहीं। चलो, इतने को जल्दी लिख लो, फिर इतने में से हो गया ब्लड वेसल्स कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस पूरे बायो का सबसे हार्डेस्ट टॉपिक। ठीक है, क्लियर, डबल सर्कुलेशन। बताना भी नहीं पड़ना चाहिए, अरे समझ में, इतना इजी टॉपिक है वो। कम से कम में उसको इतने बार पढ़ चुके हो, अब तो याद हो गया रहना चाहिए, कहां से कौन सा वेसल, कहां से कौन सा वेसल जा रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, लिखो लिखो, इतने को लिखो, फिर देखेंगे हम लोग डबल सर्कुलेशन। अच्छा, जो बीच बीच में छूटा हुआ है ना, देख देख लेना, ये ट्यूनिका है, ट्यूनिका, ए ट्यूनिका, ट्यूनिका, कहीं कहीं पे स्पेलिंग एक आध छूटा रहेगा, स्पीड में लिखा हुआ है तो वो देख लेना। बाकी मैंने प्रोनाउंस करने के टाइम पे उसको बोल दिया था, और दो दो तीन तीन बार वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो भाई तुमको उसका सही स्पेलिंग भी दिख ही जाएगा। क्लियर, क्लियर। अच्छा, डन डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट को हम लोग डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार ब्लड एंटर करेगा और ब्लड एग्जिट होगा। ठीक है, तो ब्लड एंटर्स एंड एग्जिट ट्वाइस। ठीक है, 2 बार एंट्री एग्जिट लेने वाला होता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं।
मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ताम झाम ना करते हुए एकदम बहुत ही रफ टाइप का डायग्राम बना दे रहा हूं, क्योंकि इसका बढ़िया सा डायग्राम हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में देखा था, मतलब लंग्स वाले चैप्टर में देखे थे ना वहां पे। ठीक है, बस वही डायग्राम यहाँ पे बनाना है। तो चाहो तो तुम अपने कॉपी को सुंदर बनाने के लिए बढ़िया से डायग्राम बना लो। मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि उसके बारे में तुमको पता चल चुका है कि वो बेसिकली है क्या। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा हार्ट। हार्ट से पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा यहां पे लंग्स, ये आएगा फिर यहां से वेट वेट वेट, ये ठीक। और दूसरा ये आ जाएगा यहां से बॉडी, ये हार्ट है ना, और यहां से ये आ जाएगा फिर तुम्हारा वेन। ये क्लियर, ये डायग्राम तो पता ही है, बस ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। सबसे पहले मैं दो टाइप के तुम्हारे यहाँ पे सर्कुलेशन होंगे, डबल सर्कुलेटरी पाथ, मतलब डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो दो टाइप के यहाँ पे सर्कुलेशन होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक पहले लिखो क्या बोल रहे थे भाई, पल्मोनरी, हाँ। क्लियर, एक हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक हो जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक हो जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए बस दिमाग में ये बिठा लो, जहां जहां पे तुम्हारे पल्मोनरी वर्ड वाले वेसल्स यूज हुए हैं वो सारे आ जाएंगे तुम्हारे पल्मोनरी सर्कुलेशन के पार्ट्स में। तो पल्मोनरी पार्ट्स कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी, एक हो जाएगा ये पल्मोनरी वेन, और जहां जहां से ये अटैच्ड है सारा पार्ट तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में कवर होने वाला होगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में बेसिकली क्या आ रहा है, कहां से कहां तक चिपकाओगे। एक तो ये तुम्हारा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से उठाओ, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम या एट्रिया। क्लियर हो गया। तो सारे के सारे पार्ट्स हमारे आ जाएंगे किसके बोलने से, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में आउट ऑफ द 4 ऑप्शन कौन सा एक नहीं होने वाला, तो उसमें भाई तुम्हारा ऑर्गन भी दे देगा, साथ ही साथ में तुम्हारा ये चैम्बर्स भी दे देगा, साथ ही साथ में तुम्हारा ये ब्लड वेसल्स भी दे देगा। तुमको वहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन के पार्ट्स में कौन कौन से हो जाएंगे, मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं, इसी सीक्वेंस में याद कर लेना। सबसे पहले में आएगा क्या, राइट वेंट्रिकल। क्लियर, राइट वेंट्रिकल से फिर ये कहां जाने वाला होगा तुम्हारा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स। क्लियर, लंग्स से फिर ये कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ये कहां जाएगा फिर राइट एट्रियम या राइट एट्रिया। क्लियर, तो ये सारे के सारे पार्ट्स हो जाएंगे तुम्हारे किसके, पल्मोनरी सर्कुलेशन के। ऐसे ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन का बस वैसे ही लिखना है। यहाँ पे क्या जाएगा, सबसे पहले मैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करूं, घूम के आओ एट्रिया तक। क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा ऑर्टा, से ये जाने वाला होगा फिर बॉडी, नीचे आ जाएंगे तो आ जाएगा यहां से वेन। ठीक है, वेन, वीना केवा सब इसी में आ जाएगा, तो वीना केवा लिख लेते हैं। क्लियर, और यहां से फिर आ जाएगा ये तुम्हारा क्या बोलने से, राइट एट्रिया। अच्छा, राइट एट्रिया ये नहीं है क्या, ये लेफ्ट एट्रिया है भाई। वेट वेट, राइट वेंट्रिकल, एक सेकेंड ना, घूम के आया और ये राइट एंट्री आ गया, ये तुम्हारा किस में जाएगा, ये लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट एट्रिया नहीं है, ये लेफ्ट एट्रिया, उधर जा रहा है ना ये पल्मोनरी वेन। ये हो गया पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन उसको ला करके छोड़ेगा लेफ्ट एट्रिया में, यहाँ पे भी चिपका लो। ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रिया, ये हो जाएगा राइट एट्रिया, यहां से ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर क्लियर, बस इतने ही देखने थे इसमें, डबल सर्कुलेशन में और ज्यादा कुछ नहीं है। सारे वेन, सारे ब्लड वेसल्स का आइडिया तुमको पहले भी लग चुका था। उसके बाद फिर कौन कौन सा कहां कहां पे घूम रहा है ये भी तुमको आइडिया लग चुका था पहले भी।
और बस यहाँ पे हम लोग को पार्ट्स देखना था कि एक्चुअली में वो कौन कौन से पार्ट्स को इंक्लूड करने वाला होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन तुम्हारे कौन कौन से पार्ट्स को इंक्लूड किया हुआ है, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, लेफ्ट एट्रिया और साथ ही साथ में पल्मोनरी वेन। क्लियर। और इस साइड में तुम्हारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्टा, बॉडी वेंट्रिकल, सॉरी विना केवा और साथ ही साथ में राइट एट्रियम। यहाँ पे वेन्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। बस इतने को बनाओ जल्दी, यही है, इतना ही है, बनाओ। फिर देखेंगे पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन बढ़िया सा एक टॉपिक है, छोटा ही है, जल्दी हो जाएगा। इसी का ही पार्ट है, इसी का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम लोग अलग से देखेंगे। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, पोर्टल सर्कुलेशन। बेसिकली इसमें तुमको दो देखना चाहिए, लेकिन एक यहाँ पे बताएंगे, एक को मैं तुमको सीधा बताऊंगा ब्रेन वाले चैप्टर में। क्लियर। दो पोर्टल्स यहाँ पे आने वाले होते हैं, एक पोर्टल को हम लोग को यहीं पे कर लेंगे, एक पोर्टल जो रहेगा हम लोग देखेंगे ब्रेन वाले चैप्टर में। हल्का फुल्का उसका आइडिया यहीं पे मैं तुमको दे दूंगा, ताकि जब वहां पे पहुंचे तो कुछ तो याद हो चुका रहे वहां तक आते तक। ठीक है, तो पोर्टल सर्कुलेशन देखो, साईफाई मूवीज वगैरह कोई देखे हुए रहोगे तो समझो थोड़ा सा, वहां पे पोर्टल्स बनता है। पोर्टल्स बोलने का मतलब जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है, तो वहां पे ऐसे कुछ गोला टाइप का अपीयर हो रहा होगा, फिर आदमी जब उसके अंदर में जाता है तो गायब हो जाएगा, गायब होने के बाद फिर दूसरे जगह पे निकलेगा सीधा। क्लियर। तो दो डिफरेंट प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए पोर्टल्स बनाए जाते हैं। क्लियर। साईफाई मूवीज में इसका जनरली यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। तो दो डिफरेंट प्लेसेस को के बीच के मतलब कि एक शॉर्टकट बनाने के लिए, एक इमेजिनरी मतलब पाथवे बनाने के लिए बीच में पोर्टल बनाया जाता है। क्लियर। तो इस पोर्टल का यूज करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाया जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी में जनरली होता क्या है समझो, जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स से जो ब्लड वेसल्स निकल करके आएगा वो डायरेक्ट पहुंचता है हार्ट के पास। क्लियर। सारे ऑर्गन से जितने भी ब्लड वेसल्स निकलेंगे वो डायरेक्ट पहुंचेंगे हार्ट के पास, मतलब ब्लड वहां से जो निकल रहा होगा वो सीधा पहुंचाएगा तुम्हारे हार्ट के पास। ठीक है, ऐसे समझो। जैसे मान लो कोई सा भी एक ऑर्गन है, ठीक, यहां से अगर हम लोगों ने ब्लड निकाला, ठीक है, तो ये ब्लड जो है ये तुम्हारा सीधा आ जाएगा कहां पे, ये आ जाएगा तुम्हारा वेनलेट में। वेनलेट क्या होता है, ये अभी वेनलेट वेन्स का छोटा पार्ट होता है। क्लियर। ये आ जाएगा वेनलेट में। ठीक है, वेनलेट से ये चला जाएगा फिर वेन में। ठीक है, और फिर वेन से ये चला जाएगा वीना के बाद, और ये वीना के बाद इसको लेकर के जाकर ड्रेन कर देगा कहां पे, हार्ट के पास। यही जनरली हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और एक ऑर्गन से जो ब्लड निकलेगा वो सीधा वेन्स के थ्रू होते हुए जा रहा है हार्ट के पास। अब होता क्या है कि बीच बीच में मतलब कि हमारे बॉडी में कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें कि तुमको कनेक्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जिनमें तुमको कनेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहां से वेन निकलेगा, तो हम लोग को ये पता है कि जो वेन निकलता है वो तुम्हारा सीधा पहुंचाता है हार्ट को, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा है जो वो चेंज हो जाता है। ऑर्गन से वेन एक निकलेगा, ये पहुंचाएगा तुम्हारे दूसरे ऑर्गन के पास। क्लियर। ऑर्गन 1 से ये पहुंचा देगा कहां पे, ऑर्गन 2। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला होगा। तो दो डिफरेंट ऑर्गन्स को स्पेशल वेसल्स के थ्रू जब कनेक्ट किया जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टल। इसी को हम लोग बोलते हैं जो कनेक्शन, इसको बोलेंगे पोर्टल। और इसमें जो तुम्हारा ब्लड फ्लो होने वाला होगा इसको हम लोग बोलने वाले होंगे पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन जो रहता है ये क्या होगा, स्पेशल कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गन्स। स्पेशल कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गन्स, दो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में स्पेशल जो कनेक्शन होता है वेसल्स के थ्रू। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, पोर्टल सर्कुलेशन। इसमें जो सर्कुलेशन होने वाला होगा इसको हम लोग बोलेंगे पोर्टल सर्कुलेशन, स्पेशल कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो बुक में तुम्हारे जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें से एक आ जाए, एग्जांपल में जैसे आ जाएगा लीवर, और लीवर जो रहता है ये तुम्हारा कनेक्टेड होता है इंटेस्टाइन से। ठीक है, इंटेस्टाइन से, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो कनेक्शन होगा इसको हम लोग बोल रहे हैं पोर्टल कनेक्शन, और उनके बीच में जो सर्कुलेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे पोर्टल सर्कुलेशन।
ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन क्या आ जाएगा यहां से, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, किसके बीच में, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में। इस वाले पोर्टल सर्कुलेशन का एक स्पेसिफिक नेम है जिसको कि हम लोग बोलते हैं हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, स्पेसिफिक लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, क्लियर। इसके बाद और भी होता है, जैसे ब्रेन की बात करो तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक कनेक्शन आता है, ऐसे ही एक पोर्टल बना हुआ रहता है, ठीक है। वहां पे भी तुम्हारा एक पोर्टल बना हुआ रहेगा, वो अलग से देखेंगे उसका, वही मैं बोला था कि उसको मैं तुमको बताऊंगा ब्रेन वाले चैप्टर में, क्लियर। उसको मैं तुमको बताऊंगा ब्रेन वाले चैप्टर में। उसको बेसिकली हम लोग हाइपोफिशियल हाइपोफिशियल बोलते हैं, हाइपोफिशियल पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोफिशियल पोर्टल सर्कुलेशन। कहीं कोने में दबा लो इसी को, क्या आ जाएगा। एक और, एक तो ये पहले नंबर पे देख लिया हम लोगों ने हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन। सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे हम लोग, ब्रेन वाले चैप्टर में देखेंगे, क्लियर। नाम यहां पे चिपका लो, हाइपोफिशियल हाइपोफिशियल पोर्टल सर्कुलेशन। ये तुमको कहां देखने के लिए मिलने वाला, ये मिलेगा तुमको बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देख लो, ये जो एक एक्स्ट्रा पोर्टल बनकर के आया हुआ है, इसका कोई ना कोई सा एक मतलब होगा, इसी वजह से ये बना हुआ है। बुक में डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूं, सुन लो। जो ये तुम्हारा लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में ये हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन बना हुआ है, एक्चुअली में इसका सिग्निफिकेंस क्या है समझो। जैसे इंटेस्टाइन क्या है, इंटेस्टाइन हमारे बॉडी का वो पार्ट है जहां पे तुम्हारे सारे फूड का फाइनल डाइजेशन होता है, और यहीं से तुम्हारे फूड जो है ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन वाला चैप्टर हम लोग का खत्म, डिलीटेड है, वो नहीं देखना। और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ये मैं तुमको बताऊंगा अगले वाले चैप्टर में, क्लियर। तो यहाँ पे तुमको बेसिक उसका जानना ही है, तो ध्यान से समझो। जो हम लोग का डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डाइजेशन होगा क्या, हमारे बॉडी में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का, क्लियर। और अमोनिया हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, वो हमारे बॉडी के कोई काम का नहीं है। तो अगर मान लो इंटेस्टाइन तुम्हारा डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तुम्हारे हार्ट को भेजता, तो उसके साथ साथ तुम्हारा क्या पहुंच जाता हार्ट के पास में, अमोनिया। और अमोनिया का तो फिल्ट्रेशन हार्ट में होगा नहीं, तो हार्ट में जब उसका फिल्ट्रेशन होगा नहीं, तो हार्ट जो है पूरे बॉडी में अमोनिया को फैला देगा, और वो हमारे लिए टॉक्सिक है, तब के केस में इंसान खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन बना हुआ है। तो इसमें होता क्या है, जो ये ऑर्गन वन हम लोगों ने लिया हुआ, इसको ले लो इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन करता क्या है, अमोनिया वाले ब्लड को, NH3 को ये भेजेगा कहां पे, ऑर्गन, सेकंड ऑर्गन यहां से हो जाएगा लीवर में, और लीवर इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। ये क्या हो जाएगा, अमोनिया को कन्वर्ट करेगा यूरिया में, क्लियर। और यूरिया हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हम लोग करते हैं, अमोनिया तो हम लोग रिलीज करेंगे नहीं ना, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट क्या होता है, यूरिया। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा कौन, लीवर। अब यूरिया जो है ये पहुंच जाएगा कहां पे, किडनी के पास, और किडनी से फिर वो फिल्टर आउट होकर के बॉडी से एक्सक्रीट करा दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो ये होता है एक स्पेशल कनेक्शन और स्पेशल पर्पस के लिए, क्लियर। अब ये जो ऑर्गन 2 है, ये लीवर अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूरिया। यहाँ पे बेसिकली एक यूरिया साइकिल चलता है, वो तुम्हारे काम का है नहीं, उसके बहुत सारे अलग अलग नाम भी होते हैं, वो भी अभी हम लोग को नहीं देखना है, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे ज्यादा बटन बढ़ाकर करोगे क्या। अब ये जो ऑर्गन 2 है तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा किससे, वेनलेट से, और वेनलेट के बाद वेन के बाद वीना के बाद हार्ट। लेकिन अगर यहां से डायरेक्ट इंटेस्टाइन से अगर ब्लड यहाँ पे आता, तब के केस में अमोनिया भी साथ में निकल लेता, और वो हमारे लिए टॉक्सिक होता। तो पहले ये क्या किया हुआ है, ऑर्गन 2 मतलब लीवर के पास भेजा, ताकि वहां पे अमोनिया का कन्वर्जन हो सके तुम्हारा यूरिया में, ठीक है। यूरिया साइकिल वहां पे चलने वाला होगा, और जहां से तुम्हारा यूरिया का कन्वर्जन होगा, और फिर यही ऑर्गन ब्लड को ड्रेन कर देगा कहां पे, वेन्स में, और फिर वो बिना टॉक्सिक वाला, मतलब कि नॉन टॉक्सिक ब्लड जो है ये पहुंचाया जाएगा कहां पे, हार्ट के पास। समझ में आ गया ये, क्लियर। तो रीजन ये होता है तुम्हारे हेप्टिक पोर्टल्स बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, हाइपोफिशियल पोर्टल जो रहेगा, ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को यहाँ पे जोड़ने वाला है। तो इनके बीच में किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और किसके लिए ये पोर्टल बनाया गया बोलने से, हार्मोन्स के लिए। याद करो क्लास 10 में तुमको बताया गया होगा कि हाइपोथैलेमस जो रहता है उसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और पिट्यूटरी जो है मास्टर ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी को ऑर्डर कौन देगा, पिट्यूटरी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को ऑर्डर देने वाला होगा।
और पिट्यूटरी को ऑर्डर देने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस वहां से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हार्मोन सीक्रेट करेगा, क्लियर, बेसिकली हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो वो हार्मोन जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट में ना जाकर के सीधा सीधा कहां पहुंचे? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचे। इसी वजह से दोनों के बीच में एक पोर्टल और बना हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो हैप्टिक पोर्टल बना हुआ है, हैप्टिक पोर्टल, या ये जो हैप्टिक पोर्टल बन गया, तो ये जो वेन आया हुआ है, इस वेन को हम लोग बोलते हैं हैप्टिक वेन। इस वेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हैप्टिक वेन। क्लियर? क्लियर इतना? ठीक है, बस। तो ये था तुम्हारा पोर्टल सर्कुलेशन, इतना ही है। चिपकाओ, जल्दी चिपकाओ इसको, पोर्टल सर्कुलेशन। डन, गुड। छोटा सा सर्कुलेशन और बचा हुआ है, उसको चिपकाओ जल्दी। कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी, कोरोनरी वर्ड जो रहता है तुम्हारे हार्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर। तो हार्ट को भी तो ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, समझ में आ रहा है बात। तो हार्ट को भी खुद को चलाना है, तब जाकर के वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा। तो जिसके वजह से तुम्हारा कोरोनरी सर्कुलेशन एक होता है जो कि हार्ट को ही ब्लड का सप्लाई देने वाला होता है। तो जाहिर सी बात है, सप्लाई देने वाला जो वेसल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। सप्लाई सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने वाला जो वहां पे रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं वेन। तो बस ज्यादा बुद्धि ना लगाओ, चुपचाप को जितना भी हम लोगों ने सर्कुलेशन बॉडी में देखा हुआ था वही सर्कुलेशन अब हार्ट के अंदर में करवाना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले में आएगा क्या? कोरोनरी आर्टरी। एक तो आ जाएगा तुम्हारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा क्या? कोरोनरी आर्टरी, जो कि आर्टरी का ही एक टाइप होता है जो ब्लड सप्लाई, एक तो हम लोगों ने पिछले वाले में देखा हुआ था ब्लड का सप्लाई ब्रेन तक भी लेकर के जाता है, क्लियर, आर्टरी। तो वैसे ही एक आर्टरी जो रहेगा अच्छा खासा ब्लड का सप्लाई प्रोवाइड करने वाला रहेगा, कहां पे? ब्लड, हार्ट पे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कोरोनरी आर्टरी, ठीक। कोरोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड को एंटर करवाएगा हार्ट के मसल्स के पास। ये कहां तक लेके जाएगा? हार्ट मसल्स के पास, क्लियर। हार्ट मसल्स के पास पहुंच गया। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? O2 ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से पहले ऑर्टा में आएगा ना, एक काम करो, रुको। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा, ऑर्टा से कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी से, कोरोनरी आर्टरी से ये चला जाएगा हार्ट के मसल्स के पास, हार्ट के मसल से फिर तुम्हारा निकलेगा कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन जो रहेगा तुम्हारा जीना केवा में निकलने वाला होगा और फाइनली ले जाकर के इसको ड्रेन, जो कोरोनरी साइनस देखे थे, याद करो हार्ट के डायग्राम में लेफ्ट एट्रियम के बीचों बीच में बनाया हुआ था कोरोनरी साइनस। तो वो जो कोरोनरी साइनस था वहीं से ब्लड बाहर निकल करके आएगा तुम्हारे राइट एट्रिया में। समझ में आ गया ये? तो कोरोनरी वेन्स जो है तुम्हारा कहां पे जाएगा फिर? कोरोनरी साइनस। कहां पे प्रेजेंट है ये? राइट एट्रिया में। समझ में आ गया? क्लियर? बस इतना ही प्रोसेस है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या फ्लो होने वाला होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इतना ही था तुम्हारा, क्या चीज बोलने से? कोरोनरी सर्कुलेशन। हार्ट को खुद का जो ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल इसी वाले सर्कुलेटरी पाथ को फॉलो करते हुए कंप्लीट करने वाला हो। आ गया ये समझ में? ठीक है, क्लियर। एक्चुअली में जितना ब्लड हार्ट के पास होता है 10% उसका ब्लड तो हार्ट खुदे खुदे खा लेता है। आ रहा बात समझ में? तो इसमें लिख सकते हो क्या? 10% ऑफ ब्लड सप्लाइड बाय वेंट्रिकल is used by heart itself। ठीक है, 10% जो ब्लड रहता है हार्ट खुद अपने को चलाने के लिए, अपने को ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब प्रोवाइड करने के लिए यूज कर लेता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 10% ब्लड खुद एब्जॉर्ब कर लिया। कौन से पाथवे को फॉलो करेगा बोलने से? ये। और ये तुम्हारा हो जाएगा कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा? ये कोरोनरी सर्कुलेशन। ये याद रखना, कोरोनरी साइनस हम लोगों ने बनाया हुआ था राइट एट्रियम में। अब हार्ट के अंदर में पूरा ब्लड घूम रहा है और वहां से फिर बाहर आएगा कहां पे? राइट एट्रियम में। तो उसके लिए भी तुम्हारा
रास्ता होना चाहिए, तो वही था वो कोरोनरी साइनस, जो कि तुम्हारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि हार्ट में यूज हो चुका है, उसको अब अब हार्ट के चैम्बर्स में ला करके छोड़ेगा, तब जाकर के फिर वो वापस से सर्कुलेट करेगा, जो हम लोग का मेन सर्कुलेटरी सिस्टम था। ठीक है, डन, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज। क्लियर? अब मैं तुमको कल वाले क्लास में बता दिया था कि ऐसे नोड जो रहता है, ये एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करेगा, एक्शन पोटेंशियल को ये इनिशिएट करेगा, मतलब इंपल्सेस जो रहेंगे तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, उसको ये सिर्फ इनिशिएट करेगा, जिसके वजह से तुम्हारे हार्ट बीट जो है ये बनते हैं। क्लियर? हार्ट बीट बनते हैं, लेकिन हार्ट बीट तुम्हारा तेज करना है, धीरे करना है, इसके लिए फिर नर्वस सिस्टम जो रहता है ये इन्वॉल्व हो जाता है। आ रहा बात समझ में? इसके लिए फिर नर्वस सिस्टम जो है ये इन्वॉल्व हो जाता है। तो पहले मैं तुमको यहाँ पे ब्रेन का एक फ्लो चार्ट वही वाले बताऊंगा जिसको कि तुमने क्लास 10th में जो भी पढ़ा हुआ रहेगा वहां पे बनाया हुआ रहोगे, बनाए हुए रहोगे। क्लियर? तो पहले, हालांकि इसको हम लोग ब्रेन वाले चैप्टर में फिर से देखेंगे, लेकिन एक बार यहां पे मैं उसको बना रहा हूं, ध्यान देना। देखो, हमारा जो नर्वस सिस्टम रहता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम रहता है, बेसिकली हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, उधर लिख रहा हूं क्योंकि उसका काम नहीं है। एक हो जाएगा हम लोग का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान देना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी नहीं देखेंगे, उसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, उसका काम है नहीं यहाँ पे, हमारा अब यहाँ पे काम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। ठीक है? एक होता है ऑटोनोमिक, जिसको कि हम लोग बोलते थे इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। ठीक है? इनवॉलंटरी सिस्टम। क्लियर? और एक होता है यहां से सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। क्लियर? ठीक है? तो सोमैटिक जो रहता है ये, मतलब वॉलंटरी बोलने का मतलब हमारे बॉडी के एक्सटर्नल जो ऑर्गन है जिनका की मूवमेंट हमारे विल पावर पे डिपेंड करेगा, हमारे विल पे डिपेंड करेगा, वो सारे इसमें आ जाएंगे, तो उसका भी हमारा काम नहीं है यहाँ पे। इस वाले चैप्टर में हमारा काम किसका बोलने से, ऑटोनॉमिक। ठीक है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो रहता है इसके बेसिकली तुम्हारे दो पार्ट्स आएंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा सिंपैथेटिक, एक हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक हो जाएगा यहां से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बस इतना ही लिखो। ठीक है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ध्यान देना, जो हम लोग का ऐसे नोड होता है, मतलब साइनोएट्रियल नोड रहता है, साइनोएट्रियल नोड के पास तुम्हारा ये जो नर्वस सिस्टम है ये दो टाइप से तुमको सिग्नल भेजने वाला होगा। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल जाएगा। क्लियर? दूसरा, सॉरी, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू तुम्हारा सिग्नल जाएगा, और दूसरा ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल जाएगा। बेसिकली यहां से जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर के वजह से होता है, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो ध्यान देना, इसमें लिख लेना, एक दोनों में लिखना है, लेकिन कैसे लिखें इसको, यहीं पे लिखो, ऐसे लिख लेना, रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर ट्रांसफर सिग्नल, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, फॉर ट्रांसफर ऑफ सिग्नल। तो अगर तुम्हारा, सॉरी, ऐसे नोड को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर तुम्हारा सिग्नल देता है, एक काम करें यहां पे ऐसे नोड, और यहां पे भी अगर सिंपैथेटिक देगा तब क्या होगा, ऐसे नोड। देखो,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करता है, ये हो जाएंगे तुम्हारे एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलता था ना वहां से, क्लियर। एड्रेनलिन को हम लोग एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, क्लियर। एपिनेफ्रिन बोलते हैं, एड्रेनलिन भी बोलते हैं। तो एड्रेनलिन हो गया, ये तुम्हारा एक तो हार्मोन्स भी होता है और साथ ही साथ में तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। समझ में आ गया क्या क्या बोले? एक हार्मोन्स भी होगा जो कि हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर में कवर करेंगे, और दूसरा एड्रेनलिन का न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है जो कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम यूज करने वाला होगा सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। एड्रेनल जो हार्मोन है वो हार्मोनल सिस्टम के थ्रू चलने वाला होगा और ये नर्वस सिस्टम के थ्रू चलने वाला होता है, क्लियर। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर ऐसे नोड को तुम्हारा सिग्नल देगा तो सिग्नल देने के लिए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का यूज कर रहा है यहाँ पे? दो, एक हो जाएगा तुम्हारा एड्रेनलिन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉर एड्रेनलिन, क्लियर। तो क्या क्या यूज होंगे यहाँ पे? न्यूरोट्रांसमीटर्स। कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा एड्रेनलिन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? इसी को हम लोग बोलते हैं एपिनेफ्रिन। इसको हम लोग बोलते हैं एपिनेफ्रिन। और दूसरा हो जाएगा एंड नॉर एड्रेनलिन। क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। याद कर लो, ये सब नाम आगे अभी चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं, क्लियर। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में सारे नेम तुमको फिर से दिखेंगे। तो ये जो रहते हैं ये बेसिकली तुम्हारे क्या करेंगे? इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट बीट को ये बढ़ा देंगे, कार्डियक आउटपुट को ये बढ़ा देंगे, क्लियर। तो इंक्रीज हार्ट बीट, क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, लीड्स इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। समझ में आया ये? क्लियर। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली ऐसे नोड को अगर ये सिग्नल देता है, अगर ये तुम्हारा सिग्नल देगा तब के केस में ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज करता है बोलने से? ये तुम्हारा एसिटाइल कोलाइन। कौन सा हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलाइन। ये नाम फिर आगे में यूज होगा, पीछे पीछे के चैप्टर्स में भी इसको देखिए अगर रहोगे, क्लियर। तो एसिटाइल कोलाइन यूज करता है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हार्ट बीट, डिक्रीज हार्ट बीट, क्लियर। समझ में आ चुका रहेगा। ये फ्लो डायग्राम पिछले साल पढ़े हुए थे, ज्यादा बुद्धि ना लगाओ, उधर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। बस इतना याद रखना कि नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें से ऑटोनॉमिक जो होगा मतलब इनवॉलंटरी पार्ट्स को जो कंट्रोल करने वाला होता है, उनके तुम्हारे दो टाइप, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, क्लियर। 10th में इनके बारे में नहीं बताया गया था लेकिन फ्लो चार्ट बनवाया गया होगा, ठीक है। तो सिंपैथेटिक जो रहता है ये तुम्हारा ऐसे नोड को अगर सिग्नल देगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तुम्हारे ऐसे नोड को सिग्नल देता है टू इंक्रीज द हार्ट बीट या कार्डियक आउटपुट। और अगर पैरासिम्पैथेटिक तुम्हारा इसको सिग्नल देगा, इसको ऐसे नोड को, तो ये हार्ट बीट को डिक्रीज करने के लिए सिग्नल देने वाला होगा। वो किसके थ्रू देता है बोलने से? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का यूज करेगा, फिर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का यूज करेगा। और ये तुम्हारा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज कर रहा है बोलने से? एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन या कोलाइन, ठीक है, जो बोलो उसको, क्लियर। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे यूज होने वाला होता है। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, यहीं से रेगुलेट होगा। अगर हार्ट बीट बढ़ाना है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, हार्ट बीट को डिक्रीज करना है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे से काम करने वाला होगा। और दोनों ही अपने अपने सिग्नल्स जो रहेंगे वो ट्रांसमिट करेंगे किसको? ऐसे नोड को। अब ऐसे नोड ही तुम्हारा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है। जाहिर सी बात है अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सिग्नल आएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन का स्पीड जो रहेगा बढ़ जाएगा, सीधी सी बात, क्लियर। और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है तब के केस में ऐसे नोड जो रहेगा ये तुम्हारा कम इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा और जो स्पीड रहेगा हार्ट बीट का वो तुम्हारा धीरे हो जाएगा। आ गया ये समझ में? ठीक है, बस इतना ही डिटेल हम लोग को देखना था
ये फ्लो डायग्राम ऐसे ही बनाओ, कचरा करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में, पढ़ोगे 3-4 बार बेहोशी बेहोशी आएगा। इससे बढ़िया चुपचाप ये फ्लो डायग्राम बनाओ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूं, वेट। चलो बनाओ बनाओ, इसको बनाओ जल्दी। बनाओ, आखिरी टॉपिक बचा हुआ है डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिजीज वगैरह जितने होते हैं वही बस बचे हुए हैं, जल्दी करो। हाँ, अगर ये बोलोगे कि नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट से रेगुलेट होता है, तो ये भी याद रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पोस्टीरियर पार्ट में रहता है ना, वहां से ये उसका मेन कंट्रोल सेंटर होगा। तो मेडुला मेडुला एक तो रेस्पिरेटरी के लिए भी कंट्रोल सेंटर देखे हुए थे, एक तो तुम्हारा ये हार्ट बीट के लिए भी मतलब मेडुला का अच्छा खासा काम है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं करना, हम लोग को ब्रेन वाले चैप्टर में पूरा डिटेल देखना है कि वो कौन कौन से कंट्रोल सेंटर अपने पास में रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मेन कंट्रोल सेंटर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेडुला। क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, या मेडुला ही लिख लो, काम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो डन, गुड। नेक्स्ट लिखो डिसऑर्डर्स, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। डिसऑर्डर्स, पहले नंबर पे जो हर घर में बीमारी आता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन में हाई बीपी जिसको बोला जाता है, क्लियर, हाई बीपी जिसको बोला जाता है, तो लिखो यहां पे पहले नंबर पे आ जाएगा हाइपर टेंशन। इसको हम लोग बोल रहे हैं हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। मेरे को ये बताओ ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किससे किया जाता है? कार्डियक वॉल्यूम का हम लोगों ने देखा हुआ था, याद रखे रहना, सारे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए स्पायरोमीटर का यूज किया गया था, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैनोमीटर का, जनरली मैनोमीटर बोल देते हैं, वो होता है स्फाइग्मो मैनोमीटर। क्लियर, तो इसमें लिख लेना टू मेजर बीपी स्फाइग्मो मैनोमीटर इज यूज्ड। क्लियर, वो डिवाइस है, स्पाइग्मो मैनोमीटर क्या है, वो डिवाइस है जो कि तुम्हारे क्या चीज बोलने से, हार्ट सॉरी ब्लड ब्लड के प्रेशर को नापने वाला होता है। आ गया ये समझ में? ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दो यहाँ पे, जैसे नॉर्मल बीपी वगैरह तो सुने देखे देखे सुने तो रहोगे ही रहोगे, तो जैसे हम लोग लिखते हैं फॉर नॉर्मल बीपी, नॉर्मल बीपी कितना लिखते हैं हम लोग इसको 120/80 mmHg। क्लियर, 120 जो है तुम्हारा कौन सा प्रेशर बता रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर को बता रहा है, जिस प्रेशर में हम लोग बॉडी को ब्लड का सप्लाई देते हैं, तो ये कौन सा प्रेशर हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर। क्लियर, और 80 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया हुआ है ये हो जाएगा तुम्हारा डायस्टोलिक प्रेशर। ये क्या हो जाएगा यहां से, डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर वो हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर ये हो गया, ये तुम्हारा नॉर्मल प्रेशर होता है। अगर बीपी इंक्रीज किया, हाइपरटेंशन के केस में, हाइपरटेंशन बोलेंगे किस भाई, ये बीपी बढ़ना चाहिए तो एक लिमिट आता है, लिमिट से आगे गया तो हम लोग उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, इन हाइपरटेंशन जो इसका वैल्यू रहता है ये मोर देन 140 से लेकर के 90 होना चाहिए mmHg। जब 140-90 से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तभी हम लोग बोलते हैं कि हाइपरटेंशन हुआ है, या फिर बीपी जो है ये बढ़ा हुआ है। बाकी इसके बीच में जो भी वैल्यूज रहता है वो हम लोग नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। मान करके चलो 120 है, 125 हो गया, 135 हो गया, 130 हो गया, ये नॉर्मल मान करके चलते हैं। जैसे ही 140 पहुंच जाता है तब हम लोग मानते हैं कि भाई बीपी जो है ये बढ़ना चालू है, अब ये हाइपर होते जा रहा है धीरे धीरे। क्लियर, क्लियर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपरटेंशन के लिए
डिटेलिंग। ठीक है, चलो लिखो, इसको लिखो फटाफट। हाँ, वो ऑर्गन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अफेक्टेड ऑर्गन। ये देखना, हाइपरटेंशन अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स एग्जांपल में इसमें आ जाएगा तुम्हारा किडनी, ब्रेन, ये सब। ठीक है, ब्लड का बहुत ज्यादा सप्लाई होता है किडनी के पास, और ब्लड का अच्छा खासा अमाउंट में सप्लाई ब्रेन के पास भी होता है। समझ में आ गया? तो भाई जितना ज्यादा ब्लड उसमें भेजा जाएगा, जाहिर सी बात है किसी भी चीज का ज्यादा होना मतलब प्रॉब्लम होना। तो ज्यादा प्रेशर के साथ में जब ब्लड किडनी और ब्रेन के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां पे डैमेज कॉज करने वाला ही होगा। तो बेसिकली तुम्हारे ये दो ऑर्गन्स यहाँ पे तुम्हारे मेनली ज्यादा अमाउंट पे ब्लड सप्लाई किए जाते हैं, इसी वजह से इन दोनों ऑर्गन्स को तुम्हारे बुक के एग्जांपल में भी दिया हुआ है। तो कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स यहाँ से डैमेज होने वाले रहेंगे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से? एक हो जाएगा तुम्हारा किडनी, एक हो जाएगा यहाँ से ब्रेन। ठीक है, और भी होंगे बट ये मेन वो ऑर्गन्स है जिनको कि ये इंपैक्ट करने वाला होता है। ठीक है, छापो छापो जल्दी छापो। फिर देखेंगे इसके बाद हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको कि सीएडी बोल। अच्छा यहीं पे लिख दें क्या? जगह तो हो जाना चाहिए, वेट यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको लिखेंगे हम लोग CAD। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं CAD। अब इसका एक और नाम होता है, ऑल्सो नोन एज ठीक है एथेरोस्क्लेरोसिस। याद रख लो, रट लो रट लो, ये नाम दे देगा, समझ नहीं आएगा वो किसके बारे में बात किया हुआ है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर? एथेरोस्क्लेरोसिस इसको बोला जाता है। और ध्यान दो इसमें होता क्या है, जो तुम्हारा कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी अभी अभी देखे हुए थे, जो तुम्हारे कोरोनरी सर्कुलेशन का पार्ट है, जो हार्ट को सप्लाई दे रहा है ब्लड का। क्लियर? इस कोरोनरी आर्टरी में तुम्हारा फैट, क्या बोलना चाहिए, वो कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम आयन, इन सब का डिपोजिशन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर तुम्हारे इनर वॉल में, इनर वॉल में ना, इनर वॉल में, तो इनर वॉल में अगर इनका डिपोजिशन होता है, हो जाएगा, तब के केस में तुम्हारा जो नैरो, सॉरी, जो ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन का साइज क्या हो जाएगा, नैरो। और ल्यूमेन का साइज अगर नैरो हो जाता है तो इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ब्लड मिलेगा तुमको, किसके किसके लिए, हार्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिखो, ये बीमारी जो है किसकी वजह से होता है, डिपोजिशन ऑफ, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम आयन एटसेट्रा। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ये इन द इनर वॉल ऑफ, ऐसे लिखो, ऑन द इनर वॉल ऑफ, वो इनर वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक, जिसके वजह से ब्लड का सप्लाई इनसफिशियंट मिलने वाला होगा, किसके लिए, हार्ट के लिए। तो क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई टू हार्ट। इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई टू हार्ट। क्लियर? क्लियर? तो जाहिर सी बात, अब हार्ट जो है तुम्हारा प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाएगा उस पर, तो इसीलिए ये वो हो गया तुम्हारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके साथ में एक एंजाइमा भी आता है, वो भी तुमको एल्डरली एज और क्या बोलना चाहिए, मिडिल एज लोगों में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो बेसिकली बुक में तुम्हारा उसके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो इसके लिए इतना ही चिपका लो, जल्दी इतना ही चिपकाओ, फिर हम लोग देखेंगे एंजाइना, और फिर एक देखेंगे तुम्हारा हार्ट फेलियर, फिर हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर। जल्दी लिखो जल्दी। डन, गुड। नेक्स्ट, थर्ड,
एंजाइना, ठीक है, ध्यान देना, एंजाइना है ना, एंजाइमा नहीं है, एंजाइना, इसको हम लोग बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस, ऑल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, इसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है बोलने से, इसमें तुम्हारा होगा एक्यूट चेस्ट पेन, इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। जाहिर सी बात है, ब्लड का सप्लाई अगर प्रॉपरली नहीं मिलेगा तब के केस में, तुमको चेस्ट पेन यहां पे देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए बस एक ही लाइन चिपका लो, एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड, ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड। क्लियर, बस इतना ही लिख लो। और इसमें लिखना चाहो तो एक लाइन तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि मिडिल एज और एल्डरली एज लोगों के लिए, मतलब मैं ये कॉमनली ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है, होता सभी को है लेकिन कॉमनली ज्यादा किसमें देखने के लिए मिलेगा बोलने से, एल्डरली एज पीपल। जनरली भाई बीमारी ये जो हार्ट से रिलेटेड रहता है ये बच्चे लोगों में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, होगा तो वो बाई बर्थ होगा या फिर बहुत जल्दी उनमें होता नहीं है, क्योंकि खाना पीना उन लोग का ठीक ही ठाक रहता है भाई, पेरेंट्स उन लोग को देखते रहते हैं, अपने मर्जी से खाना पीना देते हैं, वो भी बढ़िया अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स वाले खाना पीना देंगे, तो बच्चों में बहुत कम ये हार्ट वाले डिजीज देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर, बाद में होने वाले, तो क्योंकि ये सारी बीमारी बाद में होने टाइप के हैं, पैदा होते ही आदमी के वेसल्स में थोड़ी ना फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, आगे बढ़ेगा धीरे धीरे करके, वो डेवलप करते जाएगा, खाना पीना करेगा, आलतू फालतू का चीज खाएगा तो ये सारी बीमारी होना चालू होंगे उसमें, ठीक है, क्लियर। चलो चलो चलो, एंजाइमा जल्दी। अच्छा हो गया क्या, ठीक, गुड। अब हम लोग यहां से तीन चीजें देखेंगे, एक देखेंगे हार्ट फेलियर, ठीक है, एक देखेंगे हम लोग हार्ट अटैक, और एक मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान से पहले लिखो, फोर्थ नंबर, एक साथ निपटाएंगे इसको। एक हो जाएगा हार्ट फेलियर, क्लियर, एक हो जाएगा यहां से हार्ट अटैक, ठीक है, और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा क्या बोलेंगे उसको, कार्डियक अटैक, अरेस्ट। क्लियर, क्या क्या हो गया, एक हो जाएगा हार्ट फेलियर, एक हो जाएगा यहां से क्या बोलना चाहिए, हार्ट अटैक, और एक हो जाएगा यहां से कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट तीनों सेम अपियर होता है, मतलब सेम टाइप का लगता है, लेकिन तीनों ही तुम्हारे क्या है, अलग 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 क्या बोलना चाहिए, अलग अलग यहां से तुम्हारे प्रॉब्लम्स होने वाले होंगे। तो जैसे हार्ट फेलियर बोल रहा है, फेलियर बोलने का मतलब जब हार्ट प्रॉपर फंक्शन ना करे, जब ये इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को सप्लाई करे, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ब्लड ये सप्लाई करने के लिए जब कैपेबल नहीं होता, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, तब हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या हो जाएगा, व्हेन हार्ट डू नॉट सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, जब हार्ट जो रहेगा ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता, तब के केस में हम लोग इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब समझो, हार्ट अटैक बोल रहा है, ठीक है, तो हार्ट अटैक, तो ये सडन डैमेज होता है, क्या होता है, सडन डैमेज, अच्छा एक सेकंड ना, ठीक ठीक, हाँ स्टेबल है, ठीक है, वो क्या है थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था, हाँ ये क्या बोल रहे थे, सडन, सडन क्या क्या बोल रहा था भाई, दिमागी से उतर गया, हाँ सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, ये भी किसके वजह से होता है बोलने से, ये भी तुम्हारा हो जाएगा इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड की वजह से, ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड, क्लियर।
तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्लियर, अचानक से आता है भाई, 2-4 मिनट पहले से थोड़ी ना चेस्ट पेन होना चालू हो जाता है। जितना भी मूवीज वगैरह में देखे हुए रहोगे, हार्ट अटैक जो रहता है ये अचानक से आता है। अचानक से आदमी अपना छाती को पकड़ करके फिर चिल्लाना चालू कर देगा, ठीक है, वहीं पे लेट जाएगा। तो इस हिसाब से हार्ट अटैक जो रहता है अचानक से आता है। तो ये क्या होता है, सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल, हार्ट के मसल्स का सडन डैमेज को हम लोग बोल रहे हैं हार्ट अटैक। और ये भी किसकी वजह से होगा बोलने से, ये हो जाएगा तुम्हारा इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई से। एक बचा हुआ यहां से कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट बोलने का मतलब टोटल स्टॉपेज ऑफ हार्ट, व्हेन हार्ट स्टॉप फंक्शनिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट आया मतलब कि हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, आदमी निपट लेगा तुरंत। ठीक है, हार्ट अटैक जनरली सुनने के लिए मिला होगा, 3 बार आता है, 3 बार के लिए आदमी टिक जाता है, उसके बाद फिर स्वर्ग सिधारता है। तो हार्ट अटैक के लिए बस इतना दिमाग में बिठा करके रखो बस। ठीक है, हार्ट फेलियर जो है वो तुम्हारा इन सब, जाहिर सी बात है फेल होने का मतलब होता है जो काम के लिए उसको बनाया गया वो काम प्रॉपरली ना करना। तो हार्ट को किसके लिए बनाया गया, ब्लड सप्लाई करने के लिए। दूसरा तीसरा नौटंकी मारेगा तो फिर हो जाएगा भाई ऐसे ही बीमारी, उसी को बोल रहे हैं हम लोग हार्ट फेलियर। ठीक है, वही फेल हो गया अपने काम को करने के लिए, तो ये प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई ही नहीं दे पाएगा। फिर आगे इतना समझ में, चिपकाओ, इतने को जल्दी से चिपकाओ, वन लाइनर नोट्स टाइप का। फिर इतने में से हो गया तुम्हारा ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट। ठीक है, इतने में से पूरे चैप्टर में से जहां जहां पे तुमको डाउट हुआ होगा पूछ लो। हाँ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसी को बोलते हैं, ये जो हार्ट फेलियर है ना इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों बोल रहे हैं, ड्यू टू कंजेशन ऑफ लंग्स। ड्यू टू कंजेशन ऑफ लंग्स। अब कंजेशन क्या होता है बोलने से, लंग्स के अराउंड, मतलब लंग्स के चारों तरफ में फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, तो फ्लूइड फिल्ड अराउंड लंग्स। अब जाहिर सी बात है लंग्स के चारों तरफ में अगर फ्लूइड भर जाएगा तो वहीं बीच में क्या है, हार्ट है, इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा उसको। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू, अच्छा कंजेशन किसको बोल रहा है, ऐसे लिखो, फ्लूइड फिल्ड अराउंड लंग्स। इसको हम लोग बोलते हैं कंजेशन। ठीक है, तो लंग्स में कंजेशन होने की वजह से हार्ट का फेलियर होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कंजेस्टिव क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर, चलो भाई। तो इतने में से तुम्हारा ये पूरा चैप्टर जो है ये हो गया कंप्लीट। इतने में से कुछ था क्या चैप्टर में, बहुत ज्यादा तो ऐसा कुछ हार्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड वाली तो बात लगी नहीं मेरे को भी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा किसी का डाउट आया नहीं। तो मैं ये समझ करके चल रहा हूं कि हार्ट के तुमको मतलब इस पूरे चैप्टर का हर एक पार्ट तुमको अच्छे से समझ में आ चुका रहेगा। ठीक है, अगर किसी को फिर भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी तुम्हारे लाइन में, किसी भी वर्ड में, तो पूछ सकते हो आज, क्योंकि आज सैटरडे है, वैसे भी कल संडे है, कल क्लास ऑफ रहेगा। आज और 10-15 मिनट रुकने के लिए बोलोगे तो भी रुक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टॉपिक एक आगे का निपटाने के लिए बोलोगे तो भी निपटा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लो, ढूंढ लो, अपना नोट जो बनाए हुए हो सामने में खोलो, पेज बाई पेज खोलो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा है, पेज बाई पेज खोलो, देखो कहां पे डाउट है, फिर सेशन एंड किया जाएगा और ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। आज का फिर होमवर्क तुमको पता ही होगा, रात को बैठ करके रीडिंग मारना है चैप्टर। क्लियर, ठीक है, लिखो लिखो, सॉरी खोलो, जल्दी खोलो और देखो।